Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's BRBL in 30 Day series, we are going to discuss the topic Memorandum of Association and Article of Association. It's a topic from your module D. So module D is the most important module for your CAB examination. So चलिए, अब एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है उसमें मेन दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं. वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द अदर इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सो कंपनी की कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया रहता है, और कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा, कंपनी के मेन प्रोसीजर्स कैसे चलेंगे, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया रहता है. तो सबसे पहले हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं, हम एमओए भी बोल सकते हैं. सो कंपनी की प्रिपरेशन में जो फॉर्मेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दी सेक्शन. ठीक है, तो कंपनी बनानी है तो पहली चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है. तो उसके अंदर मेमोरेंडम के अंदर आपको कंपनी का नाम, किस स्टेट में आप काम कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव और लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं. सो नेम में अगर आप एक पब्लिक कंपनी है तो आप अपने नाम के बाद लिमिटेड लगाना पड़ेगा. अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो अपने नाम के बाद आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर आपकी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है. सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो चैरिटी वगैरह इन पर्पसेस के लिए, कल्चर प्रमोशन इनके लिए बनती हैं, जिनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो सेक्शन 8 के तौर पर खुद को रजिस्टर करवा सकती हैं. उन्हें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है. फिर स्टेट में हमें लिखना है कि कौन सी स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वो भी एमओए में मेंशन होगा. उसके बाद कंपनी का ऑब्जेक्टिव, क्या प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए कंपनी को बनाया जा रहा है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा. और कंपनी की लायबिलिटी किस टाइप की होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी, किस टाइप की लायबिलिटी वाली कंपनी आप बनाना चाहते हो. तो इसका मेन मकसद होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कि जो कंपनी के फंडामेंटल रूल्स हैं, किस पर्पस के लिए कंपनी बन रही है, जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उन्हें भी पता लगे कि कंपनी क्यों बनी है. तो ये सारी चीज़ें आपकी एमओए के अंदर दी जाती हैं. तो अलग अलग क्लॉजेज हैं एमओए के अंदर, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज. तो अलग अलग क्लॉजेज हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले है नेम क्लॉज. सो कभी भी आप कंपनी का नाम ऐसा नहीं रख सकते हो जो अनडिज़ायरेबल हो या सिमिलर टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना. अब ऑलरेडी रिलायंस एक कंपनी है तो आप अपनी कंपनी का नाम रिलायंस नहीं रखोगे, और आपको अपने नाम के साथ, कंपनी के साथ लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है अगर पब्लिक कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है अगर प्राइवेट कंपनी है. लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें अपने नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना पड़ता, उन्हें एग्जम्पशन मिली है. कौन सी कंपनी, जो रजिस्टर्ड चैरिटी हैं या लिमिटेड बाय गारंटी हैं. ठीक है, तो जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है उनमें तो लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है, लेकिन अगर लिमिटेड बाय गारंटी है या चैरिटी है तो उन्हें अपने साथ लिमिटेड वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आपका आर्टिकल एसोसिएशन ये बोलता है कि आप बने क्यों हो, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, रिलीजन, चैरिटी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और आपकी जो कंपनी है उसको प्रोहिबिटेड है अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी पे करना, जैसे कि डिविडेंड्स, आपको प्रोहिबिटेड है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना. एंड रिक्वायर्स दैट इन इवेंट ऑफ द बिजनेस बीइंग वाउंड अप द फर्म्स एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू अनदर बॉडी विद सिमिलर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स, कि अगर आपका ये बिजनेस बंद हो गया तो इस बिजनेस के जो भी एसेट्स हैं वो किसी और ऐसी बॉडी को चले जाएंगे जो भी ये चैरिटी या ऐसे रिलेटेड काम करेगा. तो ऐसी जो कंपनीज हैं उन्हें अपने नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, आपको स्टेट का नाम लिखना होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में, पूरा एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देना, आपको स्टेट बतानी है. ठीक है, आपकी कंपनी के ऑपरेशन स्टार्ट होने के 30 डेज के अंदर अंदर द कंपनी नीड्स अ रजिस्टर्ड ऑफिस. कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा 30 डेज के अंदर अंदर, जहाँ पे सारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन पहुँचेगा कंपनी का. और अगर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन में कोई भी चेंज होता है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को 30 डेज के अंदर अंदर हमें बताना होता है कि ये चेंज हो चुका है. उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्लॉज. कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, कौन से टाइप की एक्टिविटीज़ हम करेंगे. जो कंपनी का जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स होते हैं सबसे पहले वही डिसाइड करते हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तभी डिसाइड करना पड़ता है कि क्यों बना रहे हैं हम ये कंपनी. और शेयर होल्डर्स नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंपनीज ऑब्जेक्टिव. जो भी इस कंपनी में
इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कंपनी क्यों बनी है, इसके क्या क्लॉजेज हैं, और कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो लॉफुल होने चाहिए। आप किसी प्रोहिबिटेड इलीगल एक्टिविटी को अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज में नहीं ऐड कर सकते हो। तो दो टाइप के इसमें ऑब्जेक्टिव क्लॉज होते हैं, एक होता है मेन ऑब्जेक्टिव और एक होता है अदर ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव है कि मेन प्राइमरी बिजनेस क्या है जो ये कंपनी करना चाहती है, उससे रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है जो ये करना चाहती है, वो मेन ऑब्जेक्टिव्स में होगा। और अदर ऑब्जेक्टिव्स में होगा जो मेन ऑब्जेक्टिव में नहीं मेंशन है और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपकी अदर ऑब्जेक्टिव्स में होगा। एक कंपनी वही काम कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकती है। उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज है, आपको बताना पड़ता है कि इफ़ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर कंपनी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, बताओ फिर क्लॉज के अंदर। द लाइबिलिटी क्लॉज मस्ट स्टेट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, कि इतनी लाइबिलिटी होगी, शेयर होल्डर्स की इतनी लाइबिलिटी होगी, तो वो लाइबिलिटी क्लॉज में लिखना पड़ता है कि हमारे शेयर होल्डर्स की कितनी लाइबिलिटी होगी। कैपिटल क्लॉज तब आपको ऐड करना पड़ता है अगर आपकी शेयर कैपिटल है कंपनी की ना, तो बताना पड़ता है कि अच्छा मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, नंबर, वैल्यू, ये सारी चीज़ें, शेयर से सारी चीज़ें रिलेटेड आपको कैपिटल क्लॉज में बतानी पड़ती हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। आखिरी है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब एंड में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसका कंक्लूजन ऐसे होता है कि एक डिक्लेरेशन होती है दैट द पर्सन हु हैव सब्सक्राइब्ड देयर सिग्नेचर्स, कि जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर किए हैं उनका इंटेंशन है टू फॉर्म देमसेल्व्स इनटू एन एसोसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द एमओए, कि वो इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जैसे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आपका एमओए खत्म हो जाता है। एमओए को अगर आपको चेंज करना है, इट्स नॉट वेरी इजी कंपेयर टू दैट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना कंपैरेटिवली इजी होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ज़्यादा अथॉरिटी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक तरीके से उससे नीचे रहता है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया है कंपनी को, वो एमओए में दिया होता है। बाकी कंपनी के जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस हैं, इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगी, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया जाता है, कि अंदरूनी जो मामले हैं उनको कैसे हैंडल करना है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया रहता है कि कंपनी रेगुलेट कैसी होगी, कोई भी एडिशनल मैटर्स। फिर आर्टिकल्स कैन इंक्लूड एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, आप ऐसे प्रोविजन भी डाल सकते हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिससे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कुछ प्रोविजंस को अमेंड करना आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना सकते हो, कुछ चीज़ों को चेंज करना डिफ़िकल्ट बना सकते हो एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस के थ्रू। एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस आप कब बना सकते हो, एक तो कंपनी जब फॉर्म होती है तब, या फिर अगर प्राइवेट कंपनी है तब आपको सारे मेंबर्स अग्री करें तब कोई एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लग सकती है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कोई एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बनाने के लिए। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बनाना ही इन इटसेल्फ मुश्किल है, कि कंपनी जब फॉर्म होती है तब, या फिर सारे मेंबर्स अग्री करें प्राइवेट कंपनी के केस में, या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो तभी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस हैं वो रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, उसको नोटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, आपके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है दे मस्ट बी इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन टेबल FGHIJ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल दे रखा है जिसमें स्पेसिफिक फॉर्म भी दे रखे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसा होगा। कंपनी चाहे तो जो भी मॉडल मतलब प्रोविजंस दे रखे हैं कंपनीज एक्ट के अंदर उनको एज इट इज़ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ अपने नए आर्टिकल्स भी बना सकते हैं। Regulations from model articles apply to companies registered after the act's commencement unless explicitly excluded or modified in the company's registered article। तो मेरी एक कंपनी बनी, मेरी कंपनी में ऑटोमेटिकली जो कंपनीज एक्ट के आर्टिकल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे जब तक कि मैं खुद से अलग से कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना बनाऊं या मैं एक्सप्लिसिटली कोई प्रोविजन को एक्सक्लूड ना करूं। ठीक है, ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं जब तक कि मैं अलग से खुद के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना बनाऊं। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू आर्टिकल्स ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉज अनलेस अमेंडेड अंडर द करंट एक्ट। तो ये तो कंपनीज एक्ट 2013 है, अगर कोई पुराने किसी कंपनीज एक्ट के अंदर बना है तो फिर ये प्रोविजन लागू नहीं होता है। तो अब इफेक्ट क्या होता है एमओए और एओए का, अपॉन रजिस्ट्रेशन एक बार रजिस्टर हो जाए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी को और उसके मेंबर्स को बाइंड कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने भी साइन किया है, जिन्होंने भी अग्री किया है, उन सबको बाइंड कर देते हैं। कोई भी पेमेंट
जो कि एक मेंबर ने कंपनी को करनी थी अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो डेट ही माना जाएगा। मान लो एमओए में मैंने लिखा है कि हाँ मैं 2 लाख के शेयर्स खरीदूंगी, तो मुझे खरीदने पड़ेंगे, मुझे कंपनी को 2 लाख देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो एक तरीके से माना जाएगा कि मेरी डेट है जो मुझे अभी देनी है कंपनी को। सो इट इज़ लीगली बाइंडिंग। अगर हम दोनों के डिफरेंसेस को देखें तो एमओए में फंडामेंटल एक्टिविटीज़ हैं और एओए में कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस हैं। एमओए सबके लिए रेलिवेंट होता है, चाहे आप क्रेडिटर हो, चाहे आप शेयर होल्डर हो, कोई भी हो आप कंपनी से रिलेटेड, आपके लिए एमओए इंपॉर्टेंट है। एओए इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। एमओए डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है, मेन है ये, और एओए एमओए के थोड़ा सा नीचे आता है। अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना है, ऑल्टर करना है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और सेंटर गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन एओए को चेंज करने के लिए सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। अगर आप एमओए को ब्रीच करते हो, एमओए को ब्रीच करते हुए कुछ भी करते हो, सो लाइबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच आर नॉट बाइंडिंग, हेंस कैन नॉट बी रेटिफाइड। तो जो चीज़ एमओए में अलाउड ही नहीं है, अगर आपने वो कर दी तो वो बाइंडिंग ही नहीं रहेगा। अगर आप एओए के कॉन्ट्रावेंशन में करते हो, ठीक है, कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, उसे जनरल मीटिंग में रेटिफाई किया जा सकता है कि ठीक है ये थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया एओए से, जनरल मीटिंग में उसको रेटिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर एमओए के अगेंस्ट कुछ करते हो तो फिर उसे बाइंडिंग नहीं किया जा सकता। अब इसके रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट आर द रोल्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इनका रोल क्या है? एमओए इंटरनल मैनेजमेंट नहीं, बोथ आउटलाइन द फाइनेंशियल पॉलिसीज नहीं, एमओए बिजनेस ऑब्जेक्टिव बताता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर्स बताता है। तो ये सही है। एमओए आपका ऑब्जेक्टिव बताएगा कि क्यों बनाई है कंपनी, और एओए बताएगा इंटरनली आपने कंपनी को कैसे चलाना है। नेक्स्ट हमें एमओए के बारे में क्वेश्चन है। द एमओए मस्ट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एज एप्लीकेबल एक्सेप्ट फॉर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। तो ये हमने किया था, कंपनी को अपने नाम के साथ लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है जब तक कि वो सेक्शन 8 कंपनी ना हो, वो चैरिटी वाली। सही है। तो आप ये देखो पहला स्टेटमेंट तो सही ही है, ठीक है, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। एलिमिनेट करते रहा करो साथ में, ठीक है। द मेमोरेंडम मस्ट इंडिकेट द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। मेमोरेंडम में स्टेट क्लॉज तो होता ही है, तो सेकेंड भी करेक्ट है ना, ठीक है। इट डिटेल्स द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनीज एस्टैब्लिश एंड एनी नेसेसरी एक्टिविटीज। ये भी कंपनी क्यों बनी है, क्या एक्टिविटीज करोगे, करेक्ट। इट डिस्क्राइब्स द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनीज मेंबर्स एंड कैन स्टिपुलेट वेदर इट इज़ लिमिटेड और अनलिमिटेड। इसमें लाइबिलिटी वगैरह की भी जो है वो बात करी जाती है। तो यहाँ पे आई थिंक सारे के सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। It contains only basic regulation for the management without any additional provisions. The article can include entrenchment provisions which may be altered only under restrictive conditions. ठीक है, तो entrenchment provision को चेंज करना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव है। ओके, इफ अ कंपनीज registered articles do not include or modify the model articles applicable to it, the regulations in the model article becomes a part of the company's articles by default. The AOA apply to all companies including those registered under previous companies laws. जो previous companies laws के अंडर registered हैं वहाँ पे तो AO की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है ना। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है। तो देखो अब पहला वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है, यहाँ पे AOA कंटेन्स ओनली बेसिक रेगुलेशन, कोई एडिशनल प्रोविजंस नहीं हो सकती, तो ये एक एक्स्ट्रा लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। तो हमारे पास 2 और 3 सही बचता है क्योंकि 4 भी हमारे पास गलत है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्लॉज इन द MOA। ऑब्जेक्टिव क्लॉज शुड वेगली आउटलाइन द पोटेंशियल बिजनेस एरियाज। वेग नहीं होना चाहिए ना, गलत है। इट मस्ट क्लियरली स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स, क्यों बनाया कंपनी, क्या करेगी। The clause is divided into main objectives and other objectives, ठीक है। तो ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वेग नहीं होना चाहिए, क्लियरली हमें डिफाइन करना है कंपनी क्यों बनाई है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और hello@edutab.co.in पे भी आप हमें मेल कर सकते हैं। किसी टीचर से आपको किसी भी टॉपिक पे बात करनी आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।